हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास। और जीके की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है एक साथ। सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करना, यानी दोनों का श्रेय किसको जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से वेंटिक ने 1829 ईस्वी में किया था। वेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में, सन याद रखेंगे दोस्तों, 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। दोस्तों, ठगी प्रथा का जहां तक बात है, तो ठगी प्रथा बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक, कब तक? 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। एक चीज और याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, पूछ रहा है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन सिखों के पांचवें गुरु थे। पूछा जा सकता है कि गुरु अर्जुन सिखों के कौवें गुरु थे? तो ये पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। क्या है इसमें? इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा था गुप्त वंश का संस्थापक। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, श्रीगुप्त। इसका ऑप्शन सी सही है, श्रीगुप्त। याद रखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर पूछे कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त वंश का जो महान सम्राट था चंद्रगुप्त, इसने 320 ईस्वी में, ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब एक चीज और याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसने 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त वंश समझ में आ गया होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश का भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। दोस्तों, गुप्त वंश से एक प्रश्न और आप लोग याद रख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न पूछ रहा है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? कालिदास, बाणभट्ट,
वाल्मीकि और हर्षवर्धन। दोस्तों, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि और हर्षवर्धन। तो हर्षचरित दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाणभट्ट। चूंकि याद रखेंगे, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी भी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए, हर्षचरित में जो ये पुस्तक है, इसी में हर्षचरित में प्रांतीय शासक को, इसको प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रांतीय शासक को, अन्ना हजारे वाला लोकपाल जानते हैं ना आप लोग, तो प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकपाल कहा जाता था, याद रखेंगे आप लोग। प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? लोकपाल कहा जाता था। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? याद रखेंगे, ऑप्शन दिया है, पहले देख लेंगे। 71%, 61%, 75% और 54%। दोस्तों, पूछ रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। देख तो लगा देते हैं टिक ए ऑप्शन का, यानी 71%। दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। हीलियम कितना है? हीलियम है 26.5% है, 26.5%, याद रखेंगे। हाइड्रोजन आपका हो गया 71%, हीलियम 26.5% है, तथा अन्य तत्व 2.5% है। याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, तो ये है 71%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों, पूछ रहा है सेरेब्रम, इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन ए है यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क और डी नाड़ी। दोस्तों, पूछ रहा है आपसे कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, मस्तिष्क। अब सेरेब्रम के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले ये जान लेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना माना जाता है? लगभग 1400 ग्राम माना जाता है, याद रखेंगे। अब सेरेब्रम का क्या कार्य है? यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाड़ी एवं चिंतन का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वयन होता है। दोस्तों, इतना चीज आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? दोस्तों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? ये तो सब लोग खेलते हैं कबड्डी। 8, 7, 8, 7, 6, 9। तो बताइए आप, कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? मालूम है कि नहीं दोस्तों आप लोगों को? तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए आपका सही है कि गलत है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टिक लगा देते हैं बी पे। 7 कितना हो गया? 7 हो गया दोस्तों। अब एक चीज याद रखेंगे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? 7। कैसे याद करेंगे? आज बताया, कल आप भूल जाएंगे। तो देखेंगे, कबड्डी में लास्ट आ रहा है डी। क्या रहा है? कबड्डी। तो डी का हो गया आपका डी,
डी से क्या हो जाता है, डे हो जाता है। क्या हो जाता है, डे। डे कितने, डे मीन्स दिन, और दिन कितने होते हैं सप्ताह में, 7 दिन होता है। अब जो ही आपके सामने कबड्डी आप पूछे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो तुरंत आपको मेरा ये ट्रिक याद हो जाना चाहिए कि डी, डी कितने होते हैं, डी मीन्स डे, डे कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये चीज याद हो गया। अब थोड़ा जब खेल पर प्रश्न आ ही गया है तो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बताइए आप लोग, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल, मैंने क्या कहा आपसे, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों खो खो में, खो खो पूछा जाता है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में बताइए 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 हो ही गए, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में आप लोग जानते ही हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में बताइए, हाँ वॉलीबॉल में बताइए, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। स्वप्नवासवदत्तम, स्वप्नवासवदत्तम के रचनाकार हैं भारवी, भास, कालिदास, महेंद्र वर्मन। पूछ रहा है दोस्तों स्वप्नवासवदत्तम के रचनाकार हैं भारवी, भास, कालिदास, महेंद्र वर्मन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है, तो ये है आपके भास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। दोस्तों अभी अभी बी ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे थे कि सती प्रथा की समाप्ति किसे थे, तो इसका तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने समाप्त किया था। अब इसमें पूछा है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों डेली मैं इसी तरह 10 प्रश्न लेके आता हूँ। डेली आप वीडियो देखा करिए, लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही एक दिन हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेते हैं विदा, धन्यवाद।